नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस ROARO 2023 की इतिहास की कक्षाओं के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक के प्रश्नों को या कहें हम थ्योरी को पूरे विस्तार से देख चुके हैं और अब इस वीडियो लेक्चर में हम बलबन का अध्ययन करेंगे और यदि संभव हुआ तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में हम जलालुद्दीन खिलजी तक का अध्ययन कर लें। देख लेंगे कितना समय लगता है और कितना समय, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो जो है 40-45 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। अगर उससे ज़्यादा लंबी हुई तो फिर हम उसे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, अदरवाइज उसे हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बलबन के बारे में बात करें तो बलबन का जो शासनकाल है वो 1266 ईस्वी में शुरू हुआ और 1287 ईस्वी तक वह राजा रहा। जब वह शासक बना तो अच्छी खासी उसकी एज थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई युवा था, क्योंकि वो ससुर था नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद जो लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली का सुल्तान रहा, उसका ससुर है बलबन। और उस शासक बनने से पहले बलबन के पास में अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव था, क्योंकि हमने देखा कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये नायाब ममलिकात का पद संभाल रहा था, यानी लगभग जितनी भी शासन की शक्तियाँ थीं वे बलबन के ही हाथों में केंद्रित थीं। यानी डायरेक्ट भले ही वो रूलर न रहा हो पर राजा वास्तविक तो बलबन ही था। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद वह ओरिजिनल रूलर बन गया, यानी उसने अपना राज्याभिषेक करा लिया 1266 में और उसके बाद अगले 21 वर्षों तक यानी एक लंबे समय तक बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था ये। इससे बनने वाले प्रश्नों पर यदि चर्चा करें तो सबसे पहले तो इसका वास्तविक नाम पूछा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और इसके वास्तविक नाम से भी इम्पोर्टेंट है इसकी उपाधि थी उलूग खान की। प्रश्न आता है निम्न में से किस सुल्तान की उपाधि उलूग खान थी दोस्तों, और कई बार ऑप्शन में बलबन होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 सुल्तान ऐसे रहे हैं जिनकी उपाधि उलूग खां रही है। एक का नाम तो है बलबन, जिसका मूल नाम था बहाउद्दीन। इसके अलावा दूसरा नाम मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम था जौना खां। उसकी उपाधि भी उलूग खां ही थी। तो ध्यान रखिएगा, उलूग खां बलबन की भी उपाधि रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की भी उपाधि रही है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि जो है प्रश्न ऐसा आ जाए कि जिसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसकी उपाधि उलूग खां थी और ऑप्शन में बलबन भी दे दिया जाए और मोहम्मद बिन तुगलक भी दे दिया जाए और उपरोक्त दोनों जैसा कोई ऑप्शन हो ही ना, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर आप बलबन के साथ चले जाइएगा। देखिए, मैं इसके पीछे कोई कारण नहीं बता सकता, बस क्योंकि प्रश्न अक्सर बलबन से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं उलूग खां की उपाधि। तो अगर ऐसा वैसे तो ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं, बन जाए तो फिर जो है भगवान का नाम लेके बलबन की तरफ चले जाइएगा। चलिए, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया। देखिए, बलबन खुद इस दल चालीसा का सदस्य रह चुका है, इस तुर्काने चहलगानी का एक्टिव मेंबर रहा है और वो जानता है कि जो 40 अमीर हैं ये सत्ता पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं और जब भी कोई मजबूत सुल्तान इन्हें मिल जाएगा तो अब तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई कमज़ोर व्यक्ति इन्हें मिलेगा ये फिर फन उठाएंगे। जैसे कि इन्होंने उंगलियों पर नचाया बहराम शाह को, मसूद शाह को, नासिरुद्दीन महमूद को। बलबन को तो नचा नहीं सकते क्योंकि वो एक ताकतवर व्यक्ति है, रूलर है वो वास्तव का, लेकिन बलबन के बाद वो जानता था कि मेरे बाद यदि कोई मेरा कमज़ोर उत्तराधिकारी रहा तो फिर ये फन उठाएंगे और फिर उन्हें तंग करेंगे। इस वजह से वो इनकी कमजोरी, इनकी अच्छाई, इनकी बुराई सब जानता था। धीरे धीरे इसने इस तुर्काने चहलगानी का पतन प्रारंभ कर दिया, इसकी शक्तियों में कटौती करता चला गया और एक समय ऐसा आया जब तुर्काने चहलगानी समाप्त हो गई। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य क्या है? लौह की नीति तो कठोरता से शासन चलाना, यानी अगर किसी से कोई अपराध हुआ है, किसी से कोई गलती हुई है तो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, लौह की नीति। और रक्त की नीति
यानी ये उच्च कुलीन व्यक्तियों को ही पद देता था और खुद ये गुलाम रहा था, पर चूंकि ये साबित करना चाहता था कि मेरा संबंध जो है उच्च रक्त से रहा है, तो फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, जिसमें अफरश्याब वंश की बारे में जानकारी दी गई है। अफरश्याब वंश मध्य एशिया का बहुत ही उच्च कुल माना जाता है और बलबन स्वयं को उसी अफरश्याब वंश का वंशज बताता है और वो कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। यानी वो वर्ण व्यवस्था में, रक्त में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और उच्च कुलीन व्यक्ति को ही वह पद देता था और कठोरता से अपने शासन को चलाता था। कहते हैं कि बलबन को कभी भी इस 21 वर्षों के दौरान किसी ने अपने राज दरबार में बैठ करके हल्का फुल्का मजाक करते हुए, हंसते हुए नहीं देखा। हमेशा सीरियस मोड में रहता था और गलती से कोई हंसता मजाक करता दिख गया तो उसकी शामत आ जाती थी। तो रक्त और लौह की नीति का पालन किया बलबन ने, और बलबन ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत का मतलब है, उसने कहा कि ईश्वर का प्रतिनिधि पृथ्वी पर राजा है, यानी पृथ्वी पर राजा और स्वर्ग में ईश्वर एक बराबर बात है। जो भी राजा बना है, समझ लीजिए ईश्वर ने उसे राजा बनने के लिए ही पैदा किया है। ये था राजत्व सिद्धांत जो बलबन ने दिया। और इसी राजत्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नियाबते खुदाई, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार। यानी राजा को तो ईश्वर ने ही राजा बनने के लिए अधिकार देकर पृथ्वी पर भेजा है और उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की परछाई। तो किसने नियाबते खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बलबन ने किया। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो जिल्ले इलाही की। साथ ही बलबन ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था प्रारंभ करवाई है। सिजदा और पैबोस की जो परंपरा का प्रारंभ करवाया। सिजदा के तहत जब भी कोई व्यक्ति दरबार में एंटर करता था तो घुटने पर बैठ जाया करता था बादशाह के आगे और घुटने पर बैठ करके सिर झुका लिया करता था। लेकिन अभिवादन सिर्फ यहीं पूरा नहीं होता, ये तो अभी आपने सिजदा किया है, अब आपको पैबोस भी करना पड़ेगा, जिसमें सुल्तान के दाहिने पैर के अंगूठे को चूमना पड़ता था। या कह दें कि सुल्तान के पैरों को चूमना होता था, इसे कहते थे पैबोस। ये ईरानी परंपराएं हैं जो कि दरबार में प्रारंभ करवाई हैं बलबन ने। और साथ ही एक ईरानी त्यौहार होता है नौरोज, उसको मनाना भी प्रारंभ करवाए। यानी अपने दरबार को ईरानी परंपराओं से सजा रहा है बलबन। ठीक है, तो सिजदा की परंपरा, पैबोस की परंपरा और ईरानी त्यौहार नौरोज मनाना प्रारंभ करवाया है बलबन ने। साथ ही बलबन ने एक विभाग की स्थापना करी है जिसे दीवाने आरिज कहा जाता है। यानी एक विभाग हमने देखा नायाबे ममलिकात, जिसकी स्थापना करी है बहराम शाह ने, और दूसरा देख रहे हैं हम दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या है? तो ये दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग है। अच्छा, लिखा हुआ है सैन्य विभाग। दीवाने आरिज क्या है? तो दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दीवाने आरिज क्या है? तो दीवाने आरिज जो है एक सैन्य विभाग है और इस विभाग का जो हेड था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता था आरिज मुमालिक। यानी मंत्रालय का नाम है दीवाने आरिज और मंत्री का नाम क्या है? आरिज मुमालिक। इस बात को समझिएगा। और पहला आरिज मुमालिक कौन था? इमादुल मुल्क। ये जो पहला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ नोट कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा नायाब ममलिकात का पद किसने चलाया? उत्तर हो जाएगा बहराम शाह ने। पहला नायाब ममलिकात कौन था? तो उत्तर हो जाएगा एतगीन। उसी प्रकार दीवाने आरिज नाम का सैन्य विभाग किसने चलाया? तो बलबन ने। पहला दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक कौन था? तो इमादुल मुल्क था। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, इसके अलावा गुप्तचर प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयासरत है बलबन, और बलबन ने एक विभाग बनाया है जिसका नाम है बरीद मुमालिक। यानी सैन्य विभाग की स्थापना करी और उस सैन्य विभाग का नाम क्या है? उस सैन्य विभाग का नाम है दीवाने आरिज।
और साथ ही एक गुप्तचर विभाग बनाया है और उस गुप्तचर विभाग का नाम है बरीद ममालिक। और इस बरीद ममालिक का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बरीद। गुप्तचर होते थे ये एक प्रकार के, ठीक है। और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया है। यानी सैन्य विभाग दीवाने आरिज, गुप्तचर विभाग बरीद ममालिक और भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है ख्वाजा नाम के व्यक्ति को, ठीक है। इसके दरबार में अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दोनों थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो पे पूरे हम 2-3 स्लाइड पढ़ेंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो का रोल थोड़ा ज़्यादा है, तो वहीं हम इसे पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में भी आ सके। तो बलबन ने जिले के रूप में शिक का गठन किया है। तो जैसे आज जिले होते हैं उस समय में शिक होते थे, और ये जो शिक है ये सबसे पहले किसने इसका निर्माण किया, किसके समय में ये शिक देखने को मिले? तो ये मिले थे बलबन के ही समय में। तो ध्यान रखिएगा बलबन से बनने वाले प्रश्न। साथ ही बलबन के समय में एक विद्रोह हुआ है 1279 ईस्वी में, तुगरिल खां का विद्रोह। देखिए विद्रोह ध्यान रखिएगा 1225 में गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह हुआ है। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। अल्तुनिया भटिंडा का सूबेदार था जिससे बाद में रजिया ने विवाह करा, उसने विद्रोह किया था किसके समय में? रजिया सुल्ताना के समय में। और 1279 ईस्वी में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ है किसके समय में? तो वो हुआ है बलबन के समय में। इसी प्रकार हम आगे कुछ और विद्रोह पढ़ेंगे, हाजी मौला का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह, सीदी मौला का विद्रोह, तो जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा तुगरिल खां का विद्रोह हुआ है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने पहले अपने बेटे बुगरा खां को भेजा, पर बुगरा खां इस विद्रोह को दबा नहीं पाया। गुस्से से भर उठा है बलबन, और बलबन खुद पहुंचा इस विद्रोह को दबाने, लेकिन तुगरिल खां लड़ नहीं रहा है बलबन से, छुप करके बैठा है। बलबन बंगाल में बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि कहीं तुगरिल खां मुझसे आके लड़े, नहीं आ रहा। फिर तुगरिल खां की खोज करवाई, अपने सैनिक ढूंढवाए, मिल नहीं रहा है। एक लंबा समय गया है बलबन का, और बलबन गुस्से में बढ़ता जा रहा है। तुगरिल खां जब उसके हाथ लगा ना, तो तुगरिल खां की गर्दन उड़ा दी बलबन ने और चौराहे पर टांग दी। गर्दन से खून लटक रहा है और वो गर्दन चौराहे पर टंगी है और वहीं टंगी हुई है। हर आता जाता व्यक्ति उस गर्दन को देख रहा है। धीरे धीरे सड़ करके वो गर्दन सूख गई, लेकिन उसे वहाँ से हटाने का आदेश नहीं है। यानी बलबन सख्त संदेश दे रहा है कि बलबन के दरबार में, बलबन के साम्राज्य में कुछ भी करना, पर बलबन से द्रोह न करना। तो 1279 में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। किसके समय में हुआ? तो बलबन के समय में। बलबन का एक बेटा था शहजादा मोहम्मद, एक बेटा था बुगरा खां। शहजादा मोहम्मद को ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसका योग्य पुत्र था शहजादा मोहम्मद। पर शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई है मंगोल आक्रमण के समय। इस बात से ना बलबन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, हताश हो गया है, लगातार बीमार रहने लग गया है। उसने अपने बेटे बुगरा खां बंगाल का सूबेदार था, अपने बेटे बुगरा खां से बोला कि भाई आजा दिल्ली, मैं तो अब जाने वाला हूँ, ईश्वर को प्यारा होने वाला हूँ, तो आ राज का संभाल। बुगरा खां अपने बाप से बहुत डरता है। उसे लग रहा है कि मैं ना तुगरिल खां का विद्रोह नहीं दबा पाया था, उस बात की सजा देने के लिए बुला रहा है दिल्ली। दिल्ली चला जाऊँगा ना, वे बहुत भला बुरा कहेगा, दंड भी देगा। उसने मना कर दिया, मैं नहीं आता, तुम कहीं नहीं मरने वाले, मैं नहीं आ रहा दिल्ली विल्ली। इस बात से बलबन नाराज हो गया और बलबन ने अपने पौत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, अपने पोते को। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हुई ना, तो बलबन के अमीरों ने इस कै खुसरो को राजा नहीं बनाया, बल्कि बुगरा खां का एक बेटा था कैकुबाद, उसे शासक बना दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र में तो पुत्र राजा है और उसका एक सूबेदार मात्र है पिता। भाई बुगरा खां बंगाल का सूबेदार ही तो है, आया ही नहीं ना राजा बनने, तो सब सूबेदारी तो रहेगा बंगाल का। और दिल्ली की इस गद्दी पर कौन बैठ गया? कैकुबाद। तो बेटा कहाँ बैठा है? दिल्ली की गद्दी पर। बाप कौन है? सूबेदार। तो ये ऐसा होता नहीं है, होता यह है कि बाप राजा होता है, बेटा सूबेदार बने फिरते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो ध्यान रखिएगा, बलबन के बाद कौन शासक बना? तो शासक बनाए कैकुबाद, जबकि कै खुसरो को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। क्यों? क्योंकि उसके एक बेटे की मौत हो गई थी। बुगरा खां वैसे ही नशे वशे में डूबा रहता था और ऊपर से आया भी नहीं था। बरनी
एक इतिहासकार है, तारीख फिरोज शाही नाम की पुस्तक लिखी है बर्नी ने। बर्नी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने कपड़े फाड़ डाले। भले ही सख्त शासन चलाता हो बलबन, पर साफ सुथरा शासन चलाता था। जनता और मलिक दोनों ही बहुत खुश थे। सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंकी, यानी बहुत दुखी हुए, और 40 दिन का उपवास किया या 40 दिनों का शोक मनाया। तो किस सुल्तान के मरने पर जनता ने 40 दिनों का शोक मनाया, अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर होगा बलबन। बलबन के बाद कैकूबाद गद्दी पर बैठा। कैकूबाद के समय में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक गवर्नर था जलालुद्दीन खिलजी। उस जलालुद्दीन खिलजी को आरिज मुमालिक यानी दीवाने आरिज का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, आरिज मुमालिक। तो आरिज मुमालिक किसको बना दिया, वो बना दिया जलालुद्दीन खिलजी को, और जलालुद्दीन खिलजी को एक उपाधि दे दी शाइस्ता खां। और ये जलालुद्दीन खिलजी सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। और कैकूबाद की मृत्यु के बाद क्यूमार्स, ये 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है क्यूमार्स, और एक 3 वर्षीय बालक को गद्दी पर बिठा दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और समय के साथ आगे चल के इस क्यूमार्स की हत्या कर दी और गुलाम वंश का इस प्रकार अंत हो गया। और अब सत्ता पर बैठेगा जलालुद्दीन खिलजी, यानी एक नए वंश का प्रारंभ हुआ है जलालुद्दीन खिलजी के समय में। यानी कि गुलाम वंश में कई राजा हमने देखे, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आराम शाह था, फिर हमने इल्तुतमिश को देखा, इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकूबाद और फिर क्यूमार्स। तो ये 11 शासक आए हैं कुल गुलाम वंश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम शासक कौन है गुलाम वंश का, तो वो है दोस्तों क्यूमार्स। फिर इसके बाद खिलजी वंश आता है, दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का। सबसे कम समय तक रूल किया है खिलजी वंश ने, केवल 30 सालों तक। कौन कौन इसमें शासक रहे हैं देखेंगे आगे। अभी तो आप देखिए कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कैकूबाद ने महल बनवाया था किलोखरी में, हालांकि ये अपूर्ण महल है, इसे कैकूबाद के अपूर्ण महल कहते हैं, या किलोखरी के अपूर्ण महल, जिनका निर्माण किसने करवाया था, कैकूबाद ने। पर मर गया था कैकूबाद 3 साल में ही, तो महल अपूर्ण रह गए। तो इन्हीं किलोखरी के या किलूगढ़ के महलों में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। और चूंकि उसने बलबन के उत्तराधिकारी की हत्या की थी, इस वजह से डर रहा है बलबन, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि दिल्ली में प्रवेश करूं। उसे लग रहा है जैसे ही मैं दिल्ली में प्रवेश करूंगा, दिल्ली की जनता मेरे प्रति विद्रोह कर देगी। तो किलोखरी में टिका रहा 1 साल तक, और 1 वर्ष तक उसने किलोखरी में ही अपनी राजधानी बना के रखा। और धीरे धीरे जनता के दिलों से, जनता की स्मृतियों से बलबन की स्मृति निकाल करके अपने कामों के बल पर अपनी अच्छी इमेज जनता की नज़रों में बनाई। और 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया है उसने। और जब वो शासक बना तो 70 साल की आयु थी उसकी, यानी 70 ईयर, रिटायरमेंट की एज के भी 10 साल बाद दिल्ली का शासक बना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे वृद्ध सुल्तान बना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और क्या प्रश्न आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, जरा एक बार देख लें। इसने बलबन की लौह और रक्त की नीति को त्याग कर उदार नीति का अनुसरण किया। भाई बलबन की इमेज बदलना चाहता है, बताना चाहता है कि बलबन अच्छा शासक नहीं था, मैं अच्छा शासक हूँ। तो उसने जो बलबन की जो लौह और रक्त की नीति थी उसे त्याग दिया, उदार नीति का अनुसरण किया, जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। इसके अलावा इसने हिंदुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी हिंदू धर्म में, हिंदुओं की आस्थाओं के बीच में ये नहीं बोला, हिंदुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके समय में 2 विद्रोह हुए हैं दोस्तों, एक तो ईरानी फ़कीर सीदी मौला का विद्रोह और एक हुआ है मलिक छज्जू का विद्रोह। देखिए मलिक छज्जू ने माफ़ी मांग ली, जलालुद्दीन खिलजी ने माफ़ कर दिया
और ईरानी फ़कीर सीदी मौला को इसने मृत्युदंड भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा, 2 विद्रोह हुए जलालुद्दीन खिलजी के समय में, सीदी मौला का विद्रोह और मलिक छज्जू का विद्रोह। 1225 में गयासुद्दीन आजम खिलजी का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में, अल्तुनिया का विद्रोह रदिया सुल्तान के समय में, तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के समय में, ईरानी फ़कीर सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में, मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाजी मौला का विद्रोह जो होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था और इसने दक्षिण पर आक्रमण किया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान भेजा और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध। तो अगर मैं पूछूं दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। हालांकि सेनापति पूछ ले तब कौन हो जाएगा, तब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। या दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने विंध्य पार करके दक्षिण भारत पर अभियान भेजे, और ऑप्शन में यदि जलालुद्दीन खिलजी न हो तो ऐसी स्थिति में उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ही सही मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा और मनिकपुरा, प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, और इसी कड़ा और मनिकपुरा में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त हो गया। 1290 से लेकर के 96 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया था। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी चूँकि बहुत बड़ा है दोस्तों, हमें उसको पूरी एक वीडियो देनी पड़ेगी। मुझे लगता है एक वीडियो पूरी भी दूंगा तब भी जो है 1 घंटे, ये भी जब ये सब कुछ हम नोट नहीं कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। अगर एग्जाम क्लास में नोट कराया जाए तो बहुत लंबी लंबी वीडियो बनेंगी। तो मेरा प्रयास है जल्दी जल्दी फटाफट से वीडियोज़ ला करके इस मेडिएवल हिस्ट्री को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।